नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब एल्कोट्रोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से एल्कोट्रोपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मेथी का 214वां जन्मदिन पंजाब के चेयरमैन डॉक्टर जगतार सिंह की अगुवाई में मोगा के एक हॉल में मनाया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी से इलेक्ट्रोपैथी के माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर काउंट सीजर मेथी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल और हरियाणा, यूपी से पहुंचे डॉक्टरों ने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साडे समाज दे विच इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी यही करूंगा सभी डॉक्टर साहिबान से भाई अपनी पैथी में वापस आए और मिक्स में। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज साडे मोगा दे विच इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਉਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਮਟਈ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 214ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਲਥ। मैं डॉक्टर जगतार सिंह सेखों, चेयरमैन इलैक्ट्रोपैथिक डॉक्टर्स मैडिकल एसोसीएशन पंजाब। ਅੱਜ ਕਾਉਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਥੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 214ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਖੋਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ चिकित्सा प्रणाली समाज ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। वहीं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय रैली को संबोधित किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस दौरान उन्होंने रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं, हम पानीपत की ऐतिहासिक जमीन पर आज खड़े हैं। साथ ही राहुल ने कहा कि 2019 में हम एक न्याय नाम से योजना चलाना चाहते थे। हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे हर गरीब मजदूर और किसान को दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो ये योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि देश का आधा धन महज कुछ लोगों के हाथों में होने के अलावा मीडिया पर भी लगाम बंधी होने की बात उन्होंने की। 112 दिन हो गए कि यात्रा सर्वेक्षण शुरू होने के एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति सूचीबद्ध की जाएगी, उप जातियां नहीं। उन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे करने वालों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि जैसा कि हम एक त्रुटि मुक्त जाति जनगणना चाहते हैं, उन सभी को उचित प्रशिक्षण दिया गया है जो गणना प्रक्रिया शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई जाति के स्थान पर अपनी उप जाति का उल्लेख करता है तो इसे क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिए हम सर्वे करने वालों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक आकलन प्राप्त करने की लोगों की आर्थिक स्थिति पूछेंगे, हमें राज्य के अंदर और बाहर रहने वाले परिवारों के सदस्यों की संख्या का भी पता चलेगा। सर्वेक्षणकर्ता राज्य के बाहर रहने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे।
भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी बार कोर्ट पर कब उतरेंगी। WTA वेबसाइट से बात करते हुए भारतीय टेनिस स्टार ने कहा कि फरवरी में दुबई में खेले जाने वाले WTA 1000 इवेंट उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी। सानिया मिर्जा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं जिस तरीके की इंसान हूं, मुझे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद है, इसलिए मैं चोट की वजह से बाहर नहीं होना चाहती। मैं टेनिस ट्रेनिंग कर रही हूं। दुनिया की पूर्व नंबर 1 डबल खिलाड़ी 2022 के अंत में ही संन्यास लेना चाहती थी, लेकिन कोहनी की चोट के चलते वो US ओपन का हिस्सा नहीं बन पाई थी। डबल्स में 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया इस महीने के आखिरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलेंगी, जो उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा। इसके बाद दुबई में वो आखिरी बार कोर्ट पर उतरेंगी। पिछले साल सानिया के पिता इमरान मिर्जा ने कहा था कि विंबलडन उनका आखिरी मैच होगा, जो मिक्स डबल का सेमीफाइनल हार गई थी, मगर उसके बाद सानिया ने चोट के चलते कुछ समय के लिए रिटायरमेंट के प्लान को टाल दिया था। सीतापुर जिले के मिश्रिक तहसील में कोटेदारों की अलग अलग समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी मिश्र को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन से कोटेदारों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। वहीं ऑल इंडिया फेयर शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अशोक सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को 300 रुपए क्विंटल या फिर 30,000 मानदेय दिया जाए। की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, कोटेदार नहीं है चोर। आज मैं उत्तर प्रदेश में जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन, जिसकी इकाई जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपनी मांगों के सापेक्ष में हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है। उसके अंतर्गत आज 1 जनवरी में हम लोग उत्तर प्रदेश में और जनपद सीतापुर में आज तहसील के माध्यम से, तहसील के अंतर्गत हम सभी लोग जो है अपनी मांगों को उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोगों की जो मांगें रखी गई हैं उनको आप जो है हमारी मांगों को पूरा करें। इसके अंतर्गत हम लोग जो है जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, हमने जो शेड्यूल बनाया है उसके अंतर्गत हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट ने कम विजिबिलिटी की स्थिति की वजह से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से शनिवार को यात्रियों को एक परामर्श में कहा गया कि हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के खतरे से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर कई प्रक्रियाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी उड़ानें संचालन सामान्य है। अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डे से यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे उड़ान के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट कई फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम और अन्य संबंधित मुद्दों की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे से करीब 34 जाने वाली घरेलू फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जबकि अलग अलग जगहों से आने वाली 12 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन के बाहर का मामला बताया जा रहा है, जहां SSP कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट के पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया। हालांकि इस दौरान जद्दोजहद कर पुलिस लाइन में प्रवेश करने वाले आम नागरिकों के करीब आधा दर्जन चालान भी किए गए। 6/12/2023 को श्रीमान SSP महोदय के आदेश के अनुसार पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के बिना हेलमेट जाने पर प्रवेश वर्जित किया गया। 100-200 गाड़ियों को रोका गया है। नहीं, पुलिस वालों को केवल, पुलिस वाले ही केवल रोके जा रहे हैं। जी, चाहे वो जनता का हो या पुलिस वाला, अंदर तो जाएगा नहीं बिना हेलमेट कोई गाड़ी में। चालान वगैरह भी किए जा रहे हैं? चालान नहीं, उनको रोक खत्म समझा जा रहा है, हटाया जा रहा है। चालान किए जा रहे हैं। हाँ, चालान के लिए जो हेलमेट नहीं है उसका चालान वो जवाब।
वह उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जोशीमठ की जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की है। ये समिति घटना और इसके प्रभाव की तेजी से स्टडी करेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। जोशीमठ में जमीन के धंसने और कई घरों में दरारें पड़ने की घटना के बाद राज्य सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से गठित कमेटी तेजी से जमीन धंसने की घटना का अध्ययन करते हुए इसकी वजह और प्रभाव का पता लगाएगी। समिति 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ज्ञापन में कहा गया कि समिति बस्तियों, इमारतों, हाईवे बुनियादी ढांचों और नदी प्रणाली पर भू धंसाव के प्रभावों का गहन अध्ययन करेगी। अगली खबर बिजनौर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में गुलदार का शव मिला। बता दें कि शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर ललितपुर से है, जहां बहुचर्चित पाली रेप कांड से जुड़े अभियुक्त ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 29 वर्षीय कैदी राजभान अहिरवार पर आईपीसी की धारा 359, 366, 367 और पॉस्को एक्ट सहित कई धाराओं में आरोपी बनाया गया था। हालांकि आरोपी की जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका स्वीकार नहीं की गई, जिसकी वजह से आरोपी काफी परेशान चल रहा था। जिसके बाद परेशान होकर आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरे चचेरे भाई का नाम है मेहता, जो अभी जेल के अंदर उसने फांसी लगा ली है। अब मुझे पता नहीं है किस प्रकार से फांसी लगाई है, क्योंकि उनको पता किया झूठे केस में फंसाया गया था। जो ममता मनोज, उसकी बच्ची ने जो झूठे केस में उन लोगों ने फंसाया था। इसमें जैसे चेयरमैन साहब का भी हाथ है, ठीक है, राम चेयरमैन का भी हाथ है। पुलिस सुना है कुछ लोगों की जमानत हो गई थी, आईओ ऑफिस अधिकारी का हाथ है इसमें, ठीक है। अब जेल की भी लापरवाही है कि उसको मेहता हुआ है। अब ये पता नहीं किस प्रकार आज सुबह आपको कैसे पता लगा, क्या हुआ? मैंने अपनी चाची, हमारी जो भतीजी है, राजभान अहिरवार पुत्र दयाली अहिरवार, ये विचाराधीन बंदी था, जो कि पाली कांड में, दुष्कर्म कांड में विगत 8 महीने से इस कारागार में बंद है। और बंदी के द्वारा शुरुआती दौर में प्राय जब हम आए तो उसमें ये व्यक्त किया जा रहा था कि कुछ बंदी इसमें निर्दोष हैं, जिसमें राजभान अहिरवार भी था। अगली खबर कन्नौज से है, जहां थाना सौरिख के गांव मचपुरवा में के निवासी ओमकार कठेरिया पत्रकार ने पुलिस को प्रार्थना देकर ये बताया है कि 2017 में उनके पिता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। क्या मामला है आपका? मामला ये सर, रात के 12 बजे हम लोग सो रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि कुंडी खोलो, एक्सीडेंट हो गया, ओमकार को बुला दो। तो हमने देखा कि हम पहले से भयभीत हैं। 2017 में हमारे पिताजी का मर्डर हो गया था, तो हम लोग वैसे भी भयभीत रहते हैं। गांव के किनारे पे घर है हमारा, तो मम्मी ने देखा एक व्यक्ति खड़ा है, तो हम लोगों ने हमने जैसे ही खटिया से उठे और जीना से छलांग लाई, हम बाहर भाग गए। तो बाद में जब अंदर वो 2 लोग दीवार तोड़ के अंदर घुसे, तब देखा कि पुलिस है। तो मम्मी से और भाभी से हमारी गाली गलौज की और भाभी के 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। फिर उसके बाद में हम भाग गए गांव की तरफ। लोग बहुत देर तक बने रहे, फिर लोग। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पीछे गलीपुर दिलपुर में हुए 16 साल की बच्ची की हत्या के मामले में रेखा रेनियार को इंसाफ दिलाने के लिए सीमा गौतम, प्रदेश अध्यक्ष जन मोर्चा, ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से अभियुक्तों को सुरक्षा प्राप्त हुई है, तभी शायद अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। अभी तक मेरा नाम सीमा गौतम है, अंबेडकर जन मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग इस पीड़ित के तरफ से हम लेटर दे चुके हैं, इनका प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अब हम अगर इस पे गिरफ्तारी नहीं होगी
तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रकाबगंज पुलिस ने 1,36,00,000 कैश लूट के मुख्य आरोपी विवेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक दिन पहले ही विवेक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी विवेक ने 27 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में विवेक के 6 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 85 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। विवेक कुमार साई की तकिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में 27 दिसंबर को कैश जमा कराने आया था, लेकिन इसके बाद वो कंपनी के 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1,36,93,294 रुपए लेकर ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी विवेक फरार हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। और उसी शातिर अपराधी विवेक को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और विवेक के पास से कुल 10,61,030 रुपये बरामद किए गए हैं और साथ में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और एक मोबाइल की रसीद भी बरामद हुई है। विवेक ने जैसा कि कैमरे में कैद था उस मुताबिक घटना को कबूला है और उसने अपने साथियों के नाम जिसके साथ मिल के प्लान बनाया था, जिसे पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है, उनका भी नाम कबूला है। और इसने बताया है कि घटना को अंजाम देने के बाद पैसे का मेजर हिस्सा अपने साथियों के पास छोड़ करके वो चला गया था और जो तहकीकात में पुलिस के पास जो तथ्य सामने है उसके मुताबिक यहाँ से ये दिल्ली गया और दिल्ली से ये इंदौर गया, इंदौर से लखनऊ गया, लखनऊ से कोलकाता गया, कोलकाता से वापस यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली से फिर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस का खौफ बदमाशों में खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि दबंग दिन दहाड़े अवैध असलहों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी असलहे के साथ वीडियो और फोटोज भी पोस्ट कर रहे हैं। अब नया वीडियो सोशल मीडिया पर असलहा लहराते हुए सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का बताया जा रहा है। जालौर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लोगों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें आने लगी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौर डॉक्टर ND शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बचाव के नियमों को बताते हुए कहा कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, बाकी सभी को सतर्क रहना चाहिए। हृदय रोगी सूर्य उदय के पहले बाहर घूमने न जाए। ठंड से बचाव के लिए शरीर को अच्छे तरीके से ढककर रखे। लिए तो जो पहले एहतियात थे वही हैं, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और हाथ चेहरे को धोने से पहले चेहरे को छूने के पहले हाथ धो लें। इसके अलावा जो है जुकाम खांसी हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं और अगर टेस्ट में कोई पॉजिटिव आए तो फिर उसकी जांच होगी। और सर एक नेजल ड्रॉप का आया है कि नेजल ड्रॉप के लिए क्या रहेगा, उसके फीस निर्धारण? नेजल वैक्सीन अभी आने की वो अप्रूवल हुआ है, वो जब आएगी तो पता चल। वहीं रायबरेली में बिजली विभाग की गलती की वजह से एक संविदा कर्मी गंभीर रूप से झुलस गया। ये पूरा मामला सलोन थाने के सूची क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र का है, जहां सूची में तैनात लाइनमैन मुकेश सरोज बिजली विभाग में संविदा कर्मी के पद पर तैनात है। जेई ने बताया कि बिजली कट चुकी है, जिसके बाद वो लाइट ठीक करने के लिए संविदा कर्मी 33,000 के हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया, लेकिन लाइन चालू थी और संविदा कर्मी करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने की वजह से संविदा कर्मी मुकेश सरोज गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में उसे सलोन CHC लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर साहब, एक बर्न केस है, क्या है मामला? ये मुकेश नाम के युवक तकरीबन उम्र 35 वर्ष है इनकी, जो सलोन से रिफर होकर हमारे यहाँ लाए गए हैं, जो बिजली से जिनको जल गए हैं और उनको चोटें भी आई हुई हैं।
वहीं रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक पर बैठा 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक भदोखर थाना क्षेत्र के कलसहा गांव के पास चाचा भतीजा बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट का मामला क्या है मामला? ये अंश नामक बालक है जिसकी उम्र तकरीबन 9 वर्ष है। परिजनों द्वारा लाया गया है, जिनके द्वारा बताया गया कि इसको वहीं मुजफ्फरनगर में एक लड़का अपने से कम उम्र की लड़की को भगा कर लेकर आया। यहाँ पर उसने एक मकान भी किराए पर ले लिया और मकान मालिक को बोला कि मैं शादी करके लाया, इस लड़की को लाया हूँ। तभी जब मकान मालिक को उस युवक की कहानी में कुछ अजीब लगा तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक लड़की, नाबालिग लड़की को लेकर भाग के आया था। हाँ, रुक जाओ जी। नाबालिग लड़की को लेकर भाग के आया था भैया। अच्छा, कहाँ से? ऐसे पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, तो कहाँ से लेके आया था ये? ये अम्बेडकर नगर से। इसका क्या नाम है और लड़की का क्या नाम है? बताओ अपना नाम। अविनाश। अच्छा, तो सर लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है। लड़की नाबालिग है, अंडर 18। तो अब इसको पकड़ लिया? अब ये मिल गया। ये बागा भी सर छत से जंप कर दिया उसने। दो मंजिला जमीन से। आप कौन हो? आप कौन हो? मेरे पास आई तो मैं भगा दिया अपने पास से। मैं बोली मैं अपने पास नहीं रख सकती तुम लोगों को। हाँ, तो आपको ये लड़की जो आपके पास आए थे तो आपने कैसे कहा था, क्या कहा था? ये बोले कि शादी करके मैं आया हूँ। अच्छा, तो आपने प्रूफ नहीं देखे? नहीं, मेरे को पता नहीं था। मैं तो इधर 15-20 साल से रहती हूँ। अच्छा, आपको कोई लालच दिया था इन्होंने? पैसे पूछे दिए थे? नहीं सर, पैसे कुछ नहीं दिए। ऐसे ही कमरा दे दोगे कहीं भी किसी को? मैं कैसे नहीं पाजी, मेरे क्या पता। आप यहीं पे रहते हो? हाँ, मैं इधर ही रहती हूँ। कितनी देर से रह रहे हैं आपके पास? मैं 2 दिन मेरे पास रहे थे खाली बस। आपको लग नहीं रहा था लड़की हल्की उम्र की है, मैं कमरा दिला रही हूँ? पुलिस को दिया था आपने कोई? मैं सब मेरे कुछ नहीं पता था सर। नहीं तो अगर मेरे पता होती तो मैं ऐसा काम क्यों करती? मेरे को जब पता होती ये सब काम, मैं इधर ही आपके सामने इधर ही रहती हूँ। 4-5 साल से अफेयर था हमारा। फिर मैं इसके पापा से बोला हमारी शादी करवा दीजिए, तो बोले नहीं। फिर उसको मारे थे, एक बार जहर खा ली थी। फिर 3-4 महीने बाद हमारे पास कॉल की, फिर मुझे लेके चलो नहीं तो ये कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी। तो फिर इसके पापा से बात किया कि शादी करवा दीजिए। इसके जीजू हैं हमारे घर के बगल के, उनसे भी बोला शादी करवा दीजिए। वो बोले नहीं शादी नहीं होगी। अभी वो लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाले थे, तो कहे शादी नहीं होगी। फिर ये बोले मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, नहीं तो सुसाइड कर लूँगी मैं। तो मैं बोला नहीं, मैं बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं भगा के ले जा सकता। तो कह रही आओ नहीं तो सुसाइड कर लूँगी। तो मैं सब मजबूरी में मैं उसके पापा से बात की, तो कह रहे नहीं शादी नहीं होगी। और फिर उसके जीजू उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे एक दिन रात में। फिर उसने अपने मम्मी पापा को बताया, तब भी वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए। तो कह रहे कि तू उसके साथ बात करती है, तू ऐसी ही है। तो बोली मुझे लिवा के चलो, मैं नहीं रहूँगी। उसके मम्मी पापा मारे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।